नमस्ते। पिछले कुछ समय से भारत अमेरिका रिश्तों में थोड़ी कह सकते हैं खींचतान सी दिख रही थी। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ के मुद्दे हों या कुछ और बयान, लग रहा था जैसे थोड़ी दूरी बढ़ रही है। हाँ, वो माहौल तो था। अटकलें काफ़ी थीं और देखिए इन्हीं सब के बीच एक काफ़ी बड़ी और कुछ हद तक शायद चौंकाने वाली भी खबर आई। भारत और अमेरिका ने अगले 10 साल के लिए एक अहम रक्षा समझौते पर साइन कर दिया है, जिसे डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट कह रहे हैं। बिल्कुल। और ये नई दिल्ली में हुआ अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये 10 साल का रक्षा फ्रेमवर्क समझौता, ये अचानक कैसे हुआ? मतलब इसमें ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है? पिछले समझौतों से अलग कैसे है ये? और दोनों देशों के लिए, भारत और अमेरिका, इसके असल मायने क्या हैं? दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में एक मील का पत्थर माना जा रहा है और अगले 10 साल के लिए ये जो पूरा खाका बना है रक्षा सहयोग का, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब मिलकर काम करने की क्षमता, औद्योगिक सहयोग, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज और खासकर ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो साझा लक्ष्य हैं, ये सब जमीन पर कैसे उतरेगा। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि क्या ये कोई एकदम नई चीज है अचानक से, या फिर ये जो पहले से रिश्ते चले आ रहे हैं उसी का अगला पड़ाव है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ये एकदम से हवा में से नहीं आया है। असल में पिछले 20 साल से देखें तो इस तरह के डिफेंस फ्रेमवर्क समझौते होते रहे हैं। पहला वाला वो 10 साल का समझौता 2005 में हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय। उसी ने पहली बार भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को एक फॉर्मल, एक संस्थागत ढांचा दिया था। अच्छा, तो नींव 2005 में ही पड़ गई थी और फिर 2015 में इसे रिन्यू भी किया गया था ना, ओबामा और मोदी के समय। उस वक्त का फोकस क्या था? क्या वो आज जैसा ही था या कुछ अलग था? नहीं, 2015 वाला जो रिन्यूअल था उसका जोर अलग था। तब मुख्य ध्यान था मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ाने पर, इंटेलिजेंस शेयरिंग पर और रक्षा व्यापार मतलब डिफेंस ट्रेड को थोड़ा आसान बनाने पर। लेकिन ये जो 2025 वाला समझौता है, ये उससे काफी आगे की बात कर रहा है। आगे की बात मतलब क्या है वो नयापन इसमें? फोकस कहाँ शिफ्ट हुआ है अब? अब फोकस सिर्फ सहयोग बढ़ाने पर नहीं है, अब बात हो रही है गहरे एकीकरण की, डीपर इंटीग्रेशन। मतलब कोशिश ये है कि दोनों देशों की सेनाएं, उनके सिस्टम्स, उनकी प्रक्रियाएं वो इतनी घुल मिल जाएं कि जरूरत पड़ने पर बिल्कुल एक यूनिट की तरह काम कर सकें। और साथ में भारत में अमेरिकी रक्षा तकनीक से जुड़े उपकरणों का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। भारत में मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, और सबसे अहम उन सेंसिटिव अमेरिकी टेक्नोलॉजीज तक भारत की पहुंच बनाना जिन पर पहले शायद उतनी खुलकर बात नहीं होती थी। इसीलिए इसे नाम भी दिया जा रहा है 21वीं सदी में प्रमुख रक्षा साझेदारी, मेजर डिफेंस पार्टनरशिप इन द 21st सेंचुरी। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव लग रहा है, सिर्फ नाम का नहीं, इरादे का भी। तो फिर इस नए फ्रेमवर्क के मुख्य लक्ष्य क्या रखे गए हैं? आपने एकीकरण, इंटरऑपरेबिलिटी की बात की। हाँ, पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना। आसान भाषा में कहें तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स यानी सामान और सेवाओं की आवाजाही और जो लड़ाई की रणनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उनको इतना सरल और एक जैसा बनाना कि वो बहुत कम समय में एक साथ ऑपरेशन कर सकें। और इसी के तहत जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जैसे मालाबार, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, उनको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़े लेवल पर ले जाया जाएगा। ये तो हुई ऑपरेशनल तैयारी, लेकिन आपने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी जिक्र किया था। बिल्कुल। दूसरा बड़ा लक्ष्य है गहरा रक्षा औद्योगिक सहयोग। इसका मतलब है कि अब सिर्फ रेडीमेड हथियार खरीदने बेचने की बात नहीं होगी, बल्कि रक्षा उपकरणों का मिलकर डिजाइन तैयार करना यानी कोड डेवलपमेंट और मिलकर उत्पादन करना यानी जॉइंट प्रोडक्शन, ये भी शामिल है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब अमेरिकी तकनीक का भारत आना, ये इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, इससे सीधे तौर पर भारत की मेक इन इंडिया पहल को बहुत ताकत मिलेगी। कोशिश ये भी है कि जो बड़ी अमेरिकी डिफेंस कंपनियां हैं वो भारत की लोकल सप्लाई चेन के साथ जुड़ें, यहीं की छोटी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करें। यानी अमेरिकी टेक्नोलॉजी भारत में बनेगी। ये तो फिर रक्षा व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट होगा। निश्चित तौर पर तीसरा लक्ष्य यही है, रक्षा व्यापार को और सरल और ज्यादा प्रभावी बनाना। खासकर जो एडवांस्ड और सेंसिटिव अमेरिकी रक्षा उपकरण है, उनकी बिक्री में जो भी कानूनी या प्रोसीजरल रुकावटें थीं, उन्हें दूर करने पर जोर है,
ताकि अमेरिका भारत को वो एडवांस सिस्टम्स भी बेच सके जो शायद पहले वो थोड़ी हिचक की वजह से या नियमों के कारण नहीं बेच पा रहा था। और जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, खासकर डिफेंस में, क्या भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी कोई फोकस है इसमें? हाँ, बिल्कुल। ये चौथा अहम लक्ष्य है। जो उभरते हुए रक्षा क्षेत्र हैं, उनमें सहयोग। इसमें स्पेस यानी अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई भी? हाँ, एआई का डिफेंस में इस्तेमाल और अंडर सी वॉरफेयर मतलब समुद्र के नीचे युद्ध की क्षमताएं, इन सब पर मिलकर काम करना शामिल है। और पांचवां लक्ष्य है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग को और बेहतर बनाना। इसके लिए सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स बनाना, समुद्री इलाके की निगरानी में सहयोग बढ़ाना और आतंकवाद के खिलाफ कोऑर्डिनेशन के लिए नए प्रोटोकॉल बनाना, ये सब भी शामिल है। इसका दायरा तो सच में बहुत बड़ा लग रहा है। क्या कुछ खास सेक्टर्स हैं जहां हमें ये सहयोग सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है? मतलब किन एरियाज में ज्यादा काम होगा? हाँ, कुछ प्रमुख क्षेत्र तो बिल्कुल साफ हैं। पहला है एरोस्पेस। इसमें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स, मानव रहित विमान यानी ड्रोन्स, यूएवीज और एयर डिफेंस सिस्टम्स मतलब हवाई हमलों से बचाने वाले सिस्टम्स, ये सब शामिल हैं। जाहिर है इससे इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को बहुत मदद मिल सकती है। और नेवी के लिए दूसरा बड़ा क्षेत्र है नौसेना प्रणालियां, नेवल सिस्टम्स। इसमें पनडुब्बी बनाने की तकनीक, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऑपरेशन में सहयोग और एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें खत्म करने की क्षमता, इस पर फोकस रहेगा। और मिसाइल टेक्नोलॉजी या साइबर जैसे नए पहलू। तीसरा क्षेत्र है मिसाइल सिस्टम्स। इसमें प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस यानी जो हथियार बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं, उन पर साथ मिलकर रिसर्च, डेवलपमेंट और उत्पादन की बात है। चौथा, जैसा हमने पहले कहा, साइबर और स्पेस डोमेन। और पांचवां महत्वपूर्ण क्षेत्र है रक्षा विनिर्माण, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी यूनिट्स लगा सकती हैं, जहां उपकरणों की असेंबली हो, मरम्मत हो, मेंटेनेंस हब्स बन सकते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत ही महत्वाकांक्षी लग रहा है, पर सवाल यह है कि अगले कुछ सालों में जमीन पे क्या देखने को मिल सकता है? क्या कुछ ठोस उदाहरण हैं जिनकी हम उम्मीद कर सकते हैं? कुछ संभावनाएं तो काफी साफ दिख रही हैं, जैसे ड्रोन्स का मिलकर उत्पादन। भारत की कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो, और अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स। इनके बीच पार्टनरशिप और गहरी हो सकती है, खासकर वो जो लंबी दूरी तक निगरानी और हमला करने वाले बड़े ड्रोन्स होते हैं, उनके लिए। और फाइटर जेट्स का क्या? F-35 को लेकर तो बहुत समय से अटकलें चल रही हैं। क्या इस समझौते से उसका रास्ता खुल सकता है भारत के लिए? एडवांस्ड फाइटर जेट्स का मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। F-35 की बात पहले भी हुई है, बिल्कुल। फरवरी 2025 में मोदी ट्रंप की मुलाकात में भी जिक्र आया था। अमेरिका आमतौर पर ये विमान अपने बहुत करीबी नेटो सहयोगियों को ही देता है, तो भारत को ऑफर करना ही अपने आप में एक बड़ा कदम होगा। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये बिल्कुल पक्का नहीं है कि भारत F-35 खरीदेगा ही। अच्छा, क्यों? क्योंकि भारत का अपना एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA प्रोग्राम भी तो चल रहा है। और रूस के साथ सुखोई विमानों का विकल्प भी है। तो हो सकता है भारत कोई मिला जुला रास्ता अपनाए या फिर पूरी तरह स्वदेशी पर फोकस करे। ये अभी देखना बाकी है, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये सिर्फ विमानों तक तो सीमित नहीं होगा। नौसेना के स्तर पर भी कुछ ठोस उम्मीदें होंगी। हाँ, नौसेना सहयोग में बढ़ोतरी तो दिखेगी, जॉइंट एक्सरसाइज तो बढ़ेंगी, साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स और शायद न्यूक्लियर सबमरीन्स के रखरखाव और मरम्मत में अमेरिकी सहायता मतलब मेंटेनेंस सपोर्ट मिलने की भी काफी संभावना है। मिसाइल और सेंसर टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है अमेरिका अगली पीढ़ी के जो प्रिसिजन वेपन्स है, उनकी तकनीक भारत के साथ साझा करने पर राजी हो जाए। ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स का पहलू भी अहम होता है इन सब में। बिल्कुल, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। दोनों देशों के कमांडरों के लिए जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो सकते हैं। और एक संभावना ये भी है कि दोनों देश सीमित तौर पर ही सही एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकें, शेयर्ड बेस एक्सेस जिसे कहते हैं। इससे ऑपरेशंस में आसानी होती है। तो कुल मिलाकर संभावनाओं का दायरा काफी बड़ा है। ये सब सुनकर तो वाकई लगता है कि ये समझौता गेम चेंजर हो सकता है। पर सवाल ये है कि ये दोनों देशों के लिए इतना अहम क्यों है? अमेरिका को इससे क्या हासिल हो रहा है? वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? अमेरिका के नजरिए से देखें तो इसके कई फायदे हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है उसकी हिंद प्रशांत रणनीति, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। अमेरिका चीन के बढ़ते दबदबे को बैलेंस करना चाहता है और इसके लिए भारत को एक मजबूत रणनीतिक और सैन्य पार्टनर के रूप में देखता है।
भारत को सशक्त करना उसकी इस बड़ी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। और आर्थिक पहलू भी होगा। हाँ, दूसरा कारण वही है, भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक है। ये समझौता अमेरिकी रक्षा कंपनियों के लिए भारत के विशाल बाजार के दरवाजे और ज्यादा खोलता है। और तीसरा, इससे क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो गठबंधन है उसको और मजबूती मिलती है। और भारत के लिए इसमें क्या है? फायदे तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या कोई छुपी हुई कीमत भी चुकानी पड़ सकती है हमें रणनीतिक तौर पर? भारत के लिए भी ये कई तरह से फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं। पहला, अब तक भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए काफी हद तक रूस और कुछ यूरोपीय देशों पर निर्भर रहा है। अमेरिका से नजदीकी बढ़ने से इस निर्भरता में कमी आएगी, डाइवर्सिफिकेशन होगा, ये अच्छी बात है। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा, भारत को उन एडवांस्ड अमेरिकी रक्षा तकनीकों तक पहुंच मिलेगी जिनकी उसे अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए जरूरत है। तीसरा, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच ये समझौता भारत की निवारक क्षमता मतलब डिटेरेंस कैपेसिटी को मजबूत करेगा। और चौथा, ये भारत के घरेलू रक्षा उद्योग और आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक बड़ा पुश देगा, क्योंकि फोकस सिर्फ खरीदने पर नहीं बल्कि मिलकर बनाने पर है। लेकिन इस तरह के गहरे रक्षा संबंध, इसके भू राजनीतिक नतीजे भी तो होंगे। खासकर हमारे पड़ोसियों और चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, भू राजनीतिक असर तो होगा ही। चीन इसे सीधे तौर पर अपने खिलाफ एक घेराबंदी, एक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी के तौर पर देखेगा। इसकी प्रतिक्रिया में हो सकता है वो हिंद महासागर में अपनी नेवल एक्टिविटी और बढ़ा दे या भारत के पड़ोसियों के साथ अपने रक्षा संबंध और मजबूत कर ले। और पाकिस्तान? जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो निश्चित रूप से इस पर करीबी नजर रखेगा और शायद चीन के और करीब जाने की कोशिश करे ताकि एक तरह का शक्ति संतुलन बना रहे। ये निष्पक्ष आकलन है जो सूत्रों में भी दिखते हैं। और अगर हम बड़े फलक पर देखें, वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? रीजनल गठबंधनों में खासकर क्वाड के भीतर भारत का कद और बढ़ेगा। भारत को इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले देश के रूप में देखा जाने लगेगा। और अगर भारत में रक्षा उत्पादन वाकई बढ़ता है जैसा कि समझौते का इरादा है, तो ये भारत को ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी बना सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन क्या राहें इतनी आसान हैं? क्या कोई चुनौतियां या रोड़े नहीं हैं? क्या ये सब उतनी आसानी से हो जाएगा जितना कागज पर दिख रहा है? नहीं, चुनौतियां बहुत हैं और गंभीर भी। बातें अच्छी लगती हैं लेकिन अमल में लाना मुश्किल होता है। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिकी निर्यात नियंत्रण कानून, उनके एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। इसमें आईटार जैसे बहुत सख्त कानून हैं जो सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को बहुत बारीकी से कंट्रोल करते हैं। हाँ, वो तो है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका इन नियमों में भारत के लिए कोई विशेष छूट देने को तैयार होगा, और अगर हाँ तो किस हद तक, ये देखना बहुत अहम होगा। और हमारे अपने सिस्टम की अड़चने, नौकरशाही जिसे कहते हैं। बिल्कुल। दूसरी चुनौती है कार्यान्वयन में देरी, इम्प्लीमेंटेशन डिलेज। दोनों ही देशों में जो ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाएं हैं वो जटिल और धीमी हो सकती हैं। समझौते पर साइन होना एक बात है, लेकिन योजनाओं को जमीन पर उतारने में सालों लग सकते हैं। तीसरा बड़ा सवाल भारत की अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत हमेशा से किसी एक गुट में बंधने से बचता रहा है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चला है। अमेरिका के साथ इतनी गहरी रक्षा साझेदारी करते हुए रूस जैसे अपने पारंपरिक दोस्तों के साथ रिश्तों में संतुलन बनाए रखना, ये एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। क्या ये साझेदारी भारत को धीरे धीरे अमेरिकी खेमे में खींच लेगी? ये चिंता तो रहेगी। और भारत की अपनी तैयारी भी तो मायने रखेगी। क्या हमारा उद्योग, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए तैयार है? ये चौथी अहम चुनौती है भारत की औद्योगिक क्षमता, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। अमेरिका से हाई एंड टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी मान लीजिए, लेकिन क्या भारत का मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग बेस उसे पूरी तरह अपनाने, उस पर आधारित उत्पादन करने और उसे बनाए रखने के लिए तैयार है? इसके लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी।
और पारदर्शिता का मुद्दा, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, ये पांचवी चुनौती है। अभी भी समझौते के कई पहलू, खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें, वो पूरी तरह साफ नहीं है। जब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आती, तब तक कुछ पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद अगर ये समझौता अपनी संभावनाओं पर खरा उतरता है तो उसका आर्थिक और औद्योगिक असर कैसा दिख सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट? अगर ये सफल होता है तो आर्थिक प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिकी रक्षा कंपनियां जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, रेथ्यॉन, जनरल डायनामिक्स, इनके लिए भारत एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार है। उनके लिए यहाँ विस्तार के मौके बनेंगे। वहीं भारत की अपनी कंपनियां जैसे HAL, DRDO, टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T और दूसरी प्राइवेट कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। नई तकनीक सीखने और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। और रोजगार और इनोवेशन पर क्या असर पड़ेगा, जॉब्स और नई खोज? जाहिर है, जब नया उद्योग लगेगा, खासकर हाई टेक डिफेंस इंडस्ट्री, तो इससे हाई स्किल जॉब्स पैदा होंगे, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, डिजाइनर्स वगैरह के लिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट R&D से देश में इनोवेशन का एक नया माहौल बनेगा, एक इकोसिस्टम तैयार होगा जिसका फायदा दूसरे सेक्टर्स को भी मिल सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा, भारत इस क्षेत्र में एक रीजनल हब बन सकता है, न सिर्फ उत्पादन के लिए बल्कि दूसरे देशों के अमेरिकी उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत के लिए भी एक रीजनल मेंटेनेंस और सप्लाई हब। हमने शुरू में 2005 और 2015 के समझौतों का जिक्र किया था। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि 2015 के फ्रेमवर्क और इस 2025 के फ्रेमवर्क में बुनियादी अंतर क्या हैं, ताकि ये साफ हो जाए कि ये कितना बड़ा कदम है? जरूर, कुछ मुख्य अंतर बिल्कुल साफ है। अगर हम तुलना करें, पहला, फोकस का क्षेत्र। 2015 का फोकस मुख्य रूप से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर था। 2025 का फोकस कहीं ज्यादा गहरा है। ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, को प्रोडक्शन और हाईटेक ट्रांसफर पर केंद्रित है। दूसरा, रणनीतिक माहौल। 2015 का समझौता तब हुआ था जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर मुख्य चिंता थी। 2025 का समझौता इंडो पैसिफिक में बढ़ती कंपटीशन, खासकर चीन के उभार के संदर्भ में हुआ है। तीसरा, टेक्नोलॉजी का दायरा। 2015 में पारंपरिक क्षेत्रों जैसे कम्युनिकेशन, सर्विलांस पर जोर था। 2025 में साइबर, AI, ऑटोनॉमस सिस्टम्स और अंडर सी वॉरफेयर जैसे भविष्य के युद्ध क्षेत्रों पर फोकस है। बिल्कुल। चौथा, औद्योगिक जोर। 2015 में मेक इन इंडिया की बात शुरू हुई थी पर रक्षा में सीमित थी। 2025 में इस पर बहुत स्पष्ट जोर है। अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत में निर्माण करने की बात प्रमुख है। और पांचवा, समझौते का दायरा। 2015 एक तरह से मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का समझौता था। 2025 एक व्यापक, एक होलिस्टिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात करता है। तो कुल मिलाकर देखें, ये 10 साल का रक्षा फ्रेमवर्क सिर्फ एक रूटीन रिन्यूअल नहीं है। ये वाकई भारत को अमेरिका के एक बेहद करीबी और भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में स्थापित करता है। ये रिश्ता अब सिर्फ खरीदार और विक्रेता का नहीं, बल्कि एक सच्चे साझेदार का बनता दिख रहा है। हाँ, इरादा तो यही लगता है, लेकिन जैसा हमने बार बार कहा, असली परीक्षा इसके कार्यान्वयन में होगी। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। क्या नौकरशाही के बाधाएं दूर होंगी? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें भारत के हित में होंगी? क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख पाएगा? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि अगले 10 सालों में ये कागजी समझौता जमीनी हकीकत में कितना बदल पाता है। ये एक लंबी दौड़ है जिसकी बस शुरुआत हुई है अभी। बिल्कुल, ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर आने वाले सालों में नजर बनाए रखनी होगी। चलिए, आज की इस गहन पड़ताल को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये देखते हुए कि इस समझौते का दिल, इसका कोर, जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बसता है, क्या ये महज भारत की रक्षा क्षमताएं ही बढ़ाएगा, या फिर ये लंबी अवधि में भारत के जो रणनीतिक गठबंधन है उनकी प्रकृति को और वैश्विक हथियार बाजार में उसकी अपनी हैसियत को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।